इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया कि आपके रिलीजन में ऐसा क्यों होता है कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हो। फिर आप लोगों में ये ऐसे अजीब अजीब रीति रिवाज क्यों होते हैं। आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने एंशियंट टाइम्स में अर्थ से लेके मून तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। इवन अर्थ का डायमीटर कितना होगा और मून का डायमीटर कितना होगा आज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंटरव्यूज की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें कई सारे अलग अलग विद्याओं के लोगों से बातें कर रहे हैं। तो इस बार इसी तरह से हमारे साथ हैं श्री राजेश मजूमदार जी। तो राजेश जी जो हैं वो इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम करके एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने वो देखा होगा। तो इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसमें कार्टून्स एनिमेशंस चलते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और एनिमेशन के माध्यम से वो भारतीय ज्ञान परंपरा को समझाते हैं। छोटे छोटे से 10-10 मिनट के वीडियोस हैं और एक एक वीडियो में ज्ञान परंपरा को भारत की समझाया गया है। भारत का आयुर्वेद क्या था, भारत की इस परंपरा के पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, इस चीज के पीछे क्या ज्ञान था, क्या इसके पीछे हमारे प्राचीन भारत की सोच थी। तो इस तरह से उनके सारे के सारे वीडियोस हैं। तो आपका स्वागत है राजेश जी हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। तो सबसे पहला प्रश्न जो राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पुणे में रहते हैं, आप जॉब भी करते हैं। तो जॉब करते करते साथ में आप ये कर रहे हैं और आपने ये विषय जो चुना, जो एंशियंट इंडियन विजडम, इसको मुझे समझाना चाहिए। तो आपने यही विषय क्यों चुना? क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो भी दूसरी फील्ड में थी, जॉब भी दूसरी फील्ड में थी, और आप क्योंकि एक मेट्रो में रह रहे हैं तो वहां के लोगों की जनरली सोच भी उस तरह की नहीं होती। फिर भी आपने एक इस तरह का टॉपिक चुना कि मुझे लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताना चाहिए। तो ये इसके पीछे क्या मोटिवेशन था जी, बताइए। सबसे पहले सारे श्रोताओं को नमस्कार। पहली बात तो मेरा जर्नी के बारे में आपने पूछा है। मेरा यूट्यूब चैनल जो है इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम, ये काफ़ी मतलब काफ़ी साल पहले मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था 2017 में। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरी जो जर्नी है रिगार्डिंग इस फील्ड में मैं क्यों आया इसके बारे में आप पूछ रहे हो। तो ये देखा जाए तो कोई फील्ड नहीं है। कोई भी भारतीय जो सही मायने में अपने देश से प्यार करता है और अपने देश के बारे में जानना चाहता है उसको इसी फील्ड में इसी तरह के अभ्यास में रहना चाहिए। मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है फ्रॉम लंदन। तो भारतीय परंपरा और भारतीय रीति रिवाज और बाकी हमारे जितने भी नॉलेज सिस्टम है इसके बारे में जितना वास्ट इसका जो वास्टनेस है उसके बारे में मुझे पहले इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उल्टा मैं कहूँगा कि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं और जिस तरीके के यंग जनरेशन के लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मैं शायद उस एज ग्रुप में जब था तभी मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था ये सब चीज़ों में। तो ये शुरुआत ऐसी हुई कि जब मैं लंदन में था तभी काफ़ी अलग अलग देशों के लोगों से मेरी जान पहचान होती थी, उनसे मुलाकात होती थी। एंड एक एशियन कंट्री, इंडिया एक एशियन कंट्री है और एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो या तो होते हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, और ये सारे कंट्रीज़ में से ज़्यादातर लोग श्रीलंकन्स, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ है उसी में से जाते हैं। तो मैं जब वहाँ पे शुरुआत में पढ़ाई के लिए गया था तभी मैंने वहाँ पे कुछ दोस्त बनाए थे जो बांग्लादेशी थे, पाकिस्तानी थे, जहाँ पे मैं काम करता था एंड पार्ट टाइम जॉब करता था। वहाँ पे कुछ लोग थे। तो उन लोगों के साथ में जैसे जैसे दोस्ती बढ़ी तो काफ़ी मतलब उनको एक आदत होती है टू डिस्कस अबाउट रिलीजन। क्योंकि क्या है उनके कंट्री में ऐसा होता है कि जो बाकी रिलीजियस लोग रहते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, माइनॉरिटी बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों भी
मुस्लिम कंट्रीज के हिसाब से ही उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो उसी बेसिस पे फिर उनका जो एक ये रहता है कि रिलीजन के लिए जो डिबेट और जिस तरीके से बातें होती है वो उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से फिर मेरे साथ में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दिया कि आपके रिलीजन में ऐसा क्यों होता है कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हो, फिर आप लोगों में ये ऐसे अजीब अजीब रीति रिवाज क्यों होते हैं, इतने सारे फेस्टिवल क्यों होते हैं, फिर ये दिया क्यों जलाना होता है, और बहुत से विभिन्न ऐसे प्रश्न जो शायद प्रश्न मैंने कभी अपने मतलब तब तक मैंने कभी पूछे नहीं थे खुद से भी या फिर किसी और से भी, क्योंकि बचपन से ही मतलब एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जहाँ पे ज्यादातर मतलब अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करते हैं हम लोग, और बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जिनमें हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है फ्रॉम द टीचर्स या फिर हमारे जो भी है। तो इवन हमारी भाषा जो है आज वो ऐसा हो गया है, मैं मेरी खुद की लैंग्वेज ऐसी हो गई है कि उसके अंदर काफी सारे वर्ड्स इंग्लिश मिक्स हो जाते हैं, हिंदी भी हमारी शुद्ध नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा कल्चर पूरा मिक्स हो चुका है आज। तो उसी तरीके के मिक्स कल्चर में से मैं भी बाहर निकला था, मैं भी लंदन जाके पढ़ाई कर रहा था, वहाँ के लोगों से मिक्सअप हो रहा था। और जब मुझे ये समझ में आया कि जब रिलीजियस डिबेट्स होते हैं उसके अंदर में जब इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं, और जब मैं खुद भारतीय हूँ वहाँ पे, मुझे भारतीय होने का गर्व भी है, लेकिन मुझे खुद भारतीय होने के साथ साथ इन सारी चीजों के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। तो वो मेरा एक हिटिंग पॉइंट था कि जहाँ पे रिलीजियस डिबेट्स के ऊपर मैं ये दोष नहीं देता हूँ कि वो लोग मुझे कुछ परेशान करते थे या फिर कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे उनके, एकदम ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि वो सही में जानना चाहते थे। और ये क्वेश्चन उन्होंने काफी इंडियन से किए भी होंगे और शायद उनको इसका लॉजिकल कोई आंसर देने वाला कोई मिला नहीं होगा, इसीलिए वो हर किसी को ये चीजें पूछते होंगे। तो उसी तरीके से धीरे धीरे मैंने फिर जानना शुरू किया। जब मैं लंदन में था, 2010 की बात है, उसी समय इंटरनेट के माध्यम से और अलग अलग वीडियोस और अलग अलग इसके माध्यम से मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपने कल्चर के बारे में समझना शुरू किया। तभी मुझे समझ में आया कि हमारा जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा विभिन्न अलग अलग सब्जेक्ट से भरा हुआ है। जिस तरीके के सिस्टम्स मैंने देखे जिसमें अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स जैसे मेटलर्जी हो गया, उसके अंदर में हमारे 5,000 वर्ष पुराने हमको ये मिलते हैं जो मेटल से रिलेटेड हो, मेटल के अलॉय से रिलेटेड हो। हमारे आर्किटेक्चर हो गए, मंदिर का आर्किटेक्चर हो गया, जो पूरे दुनिया में शायद ऐसा आर्किटेक्चर हमको कहीं पे ना दिखे। उसके अंदर विभिन्न मोल्डिंग्स का इस्तेमाल करना, विभिन्न तरीके के कार्विंग्स, फिर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जैसे एल्कमी हो गया, फिर हो गया अपना मैथमेटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर हमारे इतने सारे मतलब हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक तरीके से ऐसा दिखाया जाता है कि वो सिर्फ स्पिरिचुअल साधु संत ऐसे हुआ करते थे, बट असल में वो बात नहीं है। तो साधु संत की जब बात आती है, साथ ही साथ उन्होंने जो अपने अचीवमेंट्स किए उसके अंदर मैथमेटिकल अचीवमेंट्स किए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स किए हैं। काफी सारे ग्रंथ जो है वो काफी ऐसा ऐसा डेटा और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन हमको प्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने एंशियंट टाइम्स में अर्थ से लेके मून तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑलमोस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट किया था। इवन अर्थ का डायमीटर कितना होगा और मून का डायमीटर कितना होगा, आज के साइंटिफिक टर्म्स अगर उठा के देखें, और आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता और ये सारे जो हमारे साइंटिस्ट हो चुके हैं जिनको हम साधु या फिर ऋषि मुनि बुलाते थे, उन्होंने वो अचीव करके दिखाया है। इवन हमारा देश इतना महान था कि उस समय में उज्जैनी जो हमारा ये था वो मेरिडियन हुआ करता था टाइम कैलकुलेट करने का पूरे विश्व का। एक जमाना था जहाँ पे हमारे देश में इतने सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जहाँ पे बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए, खास करके चीन से।
हमको इतनी जानकारी नहीं मिलती है हमारे खुद के ग्रंथों में से जितना हमको चीन के ग्रंथों में से भारत के बारे में जानकारियां मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशन सिस्टम्स है। हमको ऐसा लगता है कि हम या फिर हिंदू या फिर हिंदुइज्म का नाम देके हम ऐसा बोलते हैं कि ये सिर्फ रिलीजन से रिलेटेड है या फिर धार्मिक इससे रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। काफी सारी साइंटिफिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। और मैं बहुत पसंद करता हूँ हर एक ग्रंथ को अच्छी तरीके से पढ़ने में, वो ग्रंथों के बारे में एनालिसिस करने में, किसने लिखा है, कौन से टाइमलाइन में लिखा है, कितने क्या क्या एफर्ट्स उसमें गए हैं। और बहुत सारी चीजें हमारे कल्चर में ऐसा भी है कि जो दार्शनिक है, दार्शनिक को हम मेटाफर बोलेंगे इंग्लिश में, जो सिंबल्स, रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग, मतलब जिस तरीके के कहानियां हमको पुराणों में मिलते हैं, फिर हमारे जो विभिन्न तरीके के ग्रंथ है, कहानियों और पोइट्री के माध्यम से उसके अंदर में संस्कृत इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं कि वो सही में बहुत ही, मतलब पूरी दुनिया में आपको कहीं पे भी इस तरीके का नॉलेज सिस्टम नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिंबल्स, विभिन्न तरीके के चिन्ह, विभिन्न तरीके के कहानियां, विभिन्न तरीके के कैरेक्टर्स के थ्रू आपको साइंटिफिक नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज और बहुत सारा स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, और यही मैं अपने वीडियोस के द्वारा कन्वे करने की कोशिश करता हूँ हमारे श्रोताओं को। मैंने जिस समय शुरुआत की थी वो 2017 था, और 2010 से लेकर 2017 तक मैंने काफी सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया था और काफी सारे बुक्स पढ़ लिए थे और काफी सारे ये कर लिए थे। तो उस नॉलेज का मैं करूँ क्या, और फिर मुझे इसका कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हुआ 2017 में। और मैं अपने जॉब लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता था, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फीलिंग हुआ कि ये जो मेरा जो हॉबी है, पैशन है, जो मैं कंटिन्यूअसली फॉलो करता आया हूँ इतने सालों से, तो 2017 में मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जहाँ पे मैं इस नॉलेज को दर्शा सकता हूँ लोगों के सामने, और लोगों को इसके बारे में बता सकता हूँ। और वही मैं करता हूँ। मतलब अभी काफी साल हो गए हैं अभी। एंड अभी क्लोज टू 1 लाख सब्सक्राइबर के नजदीक हम पहुंच रहे हैं और जल्दी ग्रो होंगे। और जी शुभम जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप 1 लाख नहीं 10 लाख और उससे भी ऊपर पहुंचे। तो आपने जैसा कि पूरा बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरह से आपको कैसे मोटिवेशन मिला विदेश में, जब आपके मित्रों ने आपसे प्रश्न पूछे और दूसरे देश के मित्रों ने भी, तो अपने कल्चर के बारे में जानने की आपके अंदर जिज्ञासा हुई। और ना सिर्फ आपने खुद जाना पढ़ा, उसके बाद लोगों को भी वो बताना शुरू किया। एक चीज मैंने देखी है आपके चैनल में और दूसरे चैनल में, जो अंतर है वो है कि आप एनिमेशन के थ्रू चीजों को बताते हैं। बाकी सारे लोग क्या है कि जैसे खुद आकर बताते हैं, वो समझाते हैं। तो एनिमेशन क्या है, बहुत ही कैची होता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा, कार्टून्स के थ्रू, उड़ती हुई चीजों के थ्रू आकर मैं ये सारी चीजें समझाऊंगा, खुद अपने आप को सामने नहीं लाऊंगा? तो ऐसा आपने कैसे डिसाइड किया या क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अभी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो शुरुआत हुई थी 2017 में, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इस तरीके का कुछ करना चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे